हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट और आज का केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। क्या बात हुआ इसमें बात हुआ कि स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 क्या हो सकता है, दूसरा प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, इंडिया के अंदर कौन सा लगता है और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मेनका गांधी ने इमरजेंसी के बाद एक पॉलिटिकल मैगजीन स्टार्ट किया था सूर्या नाम का। सूर्या का क्या काम था कि इमरजेंसी के टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी का जो भी इमेज खराब हो गया था उसको ठीक करना। साथ ही साथ मेनका गांधी बहुत जगह जाके स्पीच दे दी थी ताकि कांग्रेस पार्टी का कुछ इमेज ठीक किया जा सके। इनको बाहर भी जाना था, अब्रॉड भी जाके स्पीच देनी थी। अब मेनका गांधी का पासपोर्ट बनता है जून 1976 में। जुलाई 1977 में इनको बाहर जाना है और जुलाई 1977 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली से इनको कॉल आता है और बोला जाता है कि सेक्शन 10 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट आपको पासपोर्ट 7 दिन के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये टाइम जनता गवर्नमेंट वाली है और मेनका गांधी कांग्रेस पार्टी की है ना। तो जब इन्हें सरेंडर करने बोल दिया जाता है तो मेनका गांधी पूछते हैं कि बताओ भाई कि रीजन क्या है, क्यों सरेंडर करना है, क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बोला जाता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आपको रीजन नहीं बताया जा सकता है कि क्यों आपका पासपोर्ट कैंसिल कर रहा है। मेनका गांधी को समझ नहीं आता है कि मेरा तो पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया और ये बोल रहे हैं कि रीजन भी नहीं बता रहे हैं। तो ये रिट पिटीशन फाइल कर देती हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या लीगल इश्यूज आया। सबसे पहला कि राइट टू गो अब्रॉड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है कि नहीं आता है। दूसरा कि राइट अंडर द आर्टिकल 19 हैज एनी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ मैं इंडिया के अंदर कर सकती हूँ या बाहर भी कर सकती हूँ, फॉरेन कंट्री भी जाके कर सकती हूँ। तीसरा सेक्शन 10 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 जिसके का यूज करके मेरा पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया है, वो क्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं जाता है। चौथा कि राइट टू ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि नहीं आता है। अब ध्यान दीजिएगा, राइट टू ट्रेवल इनसाइड द कंट्री जो डोमेस्टिक ट्रेवल करते हैं वो राइट टू मूवमेंट के अंदर आता है जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है, लेकिन राइट टू ट्रेवल ऑफ अब्रॉड आर्टिकल 21 के अंदर आता है। पांचवा कि क्या लीगल लॉ जो राइट टू लाइफ छीनती है वो रीजनेबल है या नहीं है। अब इससे पहले कि आगे बढ़े ये देख लेते हैं कि जो भी चीज मेनका गांधी के साथ हुआ वो सही था या नहीं था। तो पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10 में ये पासपोर्ट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो किसी का भी पासपोर्ट अबेंडन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, इंपाउंड कर सकता है ना। तो ऐसा पावर है। अब कोई किसी को रीजन पूछने की पावर है कि नहीं है। तो सब सेक्शन 5 में ये बोला गया है कि पासपोर्ट अथॉरिटी को इन राइटिंग देना पड़ेगा। अगर जिसकी पासपोर्ट कैंसिल की गई है वो मांगता है इन राइटिंग कि मुझे बताया जाए मेरा रीजन क्या है, तो उनको इन राइटिंग देना पड़ेगा कि क्यों आपका पासपोर्ट कैंसिल किया गया है। तो मेनका गांधी ने राइटिंग में तो मांगा था, तो क्यों नहीं दिया गया इनको। उसी सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी वाली बात हो या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वाली बात हो या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाली बात हो या फ्रेंडली रिलेशन ऑफ इंडिया विथ एनी फॉरेन कंट्री वाली बात हो या इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक वाली बात हो, तो पासपोर्ट अथॉरिटी रीजन नहीं भी दे सकती है। और मेनका गांधी के केस में क्या बोला गया था कि आपका इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक है कि आपको रीजन नहीं दिया जा सकता है। तो लीगली तो करेक्ट था। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट आता है। मेनका गांधी बोलती है कि राइट टू गो अब्रॉड ये तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। मेरा आर्टिकल 21 को स्नैच किया जा रहा है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो मुझे मिला हुआ है। दूसरी बात कि पासपोर्ट एक्ट में कोई प्रोसीड्योर नहीं दिया गया है कि किस प्रोसीड्योर को फॉलो करके किसी का पासपोर्ट इंपाउंड किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा। बस ये लिख दिया गया है कि कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रोसीड्योर नहीं दिया हुआ। तीसरी बात कि जिसका पासपोर्ट कैंसिल हो जा रहा है उसको कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कि वो कंसर्न अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन करे और ये बताए कि मेरा गलत तरीके से पासपोर्ट कैंसिल किया गया है।
चौथा कि ये आर्टिकल 14, 19 और 21 को ये सेक्शन 10 जो है वो वायोलेट कर रही है, इसीलिए इसको नल एंड वॉइड किया जाना चाहिए। पांचवा, ये तो नेचुरल जस्टिस है किसी पर्सन का कि एक सॉवरेन कंट्री में, इंडिपेंडेंट कंट्री में कोई भी इंसान आज़ाद है कि वो बाहर जाए या ना जाए, ये तो नेचुरल जस्टिस को भी वायलेट कर रही है। छठा बात कि मैं किसी देश में जाके वहाँ पे कुछ बोलूँगी, फ्यूचर में उसको लेके मुझे अभी से परेशान किया जा रहा है, मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया जा रहा है, इम्पाउंड किया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है माय लॉर्ड। अब गवर्नमेंट ने क्या आपको दिया, गवर्नमेंट को सच्चाई बतानी पड़ी। उस टाइम पे एक शाह कमीशन का गठन हुआ था जिसका काम था कि इमरजेंसी के टाइम पे जो भी घटनाएं हुई हैं, गलत हुई हैं, सही हुई हैं, इसकी इंक्वायरी करना। अब शाह कमीशन के सामने मेनका गांधी को प्रेजेंट करना था। गवर्नमेंट बोलती है कि मुझे कमीशन के इंक्वायरी में मेनका गांधी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इनका पासपोर्ट कैंसिल किया है ताकि ये बाहर नहीं जा पाए। दूसरी बात कि मैंने प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि पासपोर्ट एक्ट 1967 है, उसको यूज करके किया है, कोई आर्बिट्री एक्शन नहीं लिया गया है, इसीलिए इसके रीजनेबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है माय लॉर्ड। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और अमेरिकन कॉन्सेप्ट कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब आप एक सब्जी बनाते हैं, राइट, तो प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहेगा कि सब्जी को सही से धोया है कि नहीं, गैस को ऑन किया है कि नहीं, कढ़ाई चलाया है कि नहीं, सही से सब्जी को पकाया है कि नहीं, ये सब चीज सही प्रोसीड्योर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट देख सकती है बाय द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीड्योर सही फॉलो हुआ है कि नहीं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये देखा जाएगा कि सब्जी अच्छा बना है कि नहीं बना है, इसमें तेल सही डला है कि नहीं, इसमें नमक सही क्वांटिटी में डला है कि नहीं, इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, इसको ये देखने में कैसा लग रहा है, ये सब चीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, जो कि बस ये करेगा कि जो हमारा पासपोर्ट एक्ट 1967 बना है वो ड्यू प्रोसेस से बना है कि नहीं बना है। तो आप वो देख लीजिए, वो तो बिल्कुल लेजिस्लेचर के प्रोसीड्योर को फॉलो करके बना है, इसीलिए ये जो हमने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं मेनका गांधी के पासपोर्ट के ऊपर वो बिल्कुल सही लगाया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी अच्छी जजमेंट देती है और बोलती है कि आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी है ये वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड को कवर करता है। अब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ बस इतना नहीं है कि आप बस जिए, किसी भी तरह जी लें, है ना, तो आपको जीने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो चीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा अंडर द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो ये वाइडेस्ट पॉसिबल हो गया। दूसरी बात कि सतवंत सिंह सोहनी केस जो पहले हो चुका था उसमें राइट टू ट्रेवल एंड गो टू आउटसाइड द कंट्री, ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है कि ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, तो अब तो ये बात ही नहीं उठती है, पहले से ये एस्टैब्लिश बात है। और तीसरा, ये वाइडर इंटरप्रिटेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कारण से एक पर्सन को वैल्यू मिलता है, इस कारण से अगर कोई पर्सनल लिबर्टी की बात होती है तो वो सिर्फ आर्टिकल 21 के साथ नहीं देखा जाएगा, उसको आर्टिकल 14 के साथ भी जोड़ के देखा जाएगा, आर्टिकल 19 के साथ भी जोड़ के देखा जाएगा। तो इस तरह का इतना सुंदर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया मेनका गांधी केस में। अब इससे क्या हुआ, आर्टिकल 21 का बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया और यहाँ से फिर राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फ्री ट्रायल, इस तरह की चीज़ें आने लगी बहुत ज़्यादा। सो मेनका गांधी केस पर्सनल लिबर्टी को वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन देती है। अब मेनका गांधी का क्या हुआ, अब जब ये केस चल ही रही थी उसी दौरान पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कि मेनका गांधी का जो स्पेसिफिक केस है इसको हम लोग रिकंसिडर करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। इसलिए इस स्पेसिफिक मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं देना चाहा, मेनका गांधी का स्पेसिफिक केस गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 से आर्टिकल 21 को वाइडेस्ट मीनिंग मिल गया, पर्सनल लिबर्टी को वाइडेस्ट मीनिंग मिल गया, जो कि आगे के फेज ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है। इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।